दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। अरविंद केजरीवाल ने यमुना का पानी हरियाणा से दिल्ली को जहरीला मिल रहा है, इस मामले में हरियाणा सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत की जिला अदालत में केस दायर किया गया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। इसके साथ ही विपुल गोयल का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान से लोगों को भ्रमित किया है और हरियाणा पर झूठा आरोप लगाया है। विपुल गोयल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के इसी बयान के चलते उनके खिलाफ राजस्व एवं आपदा अधिनियम के तहत सोनीपत की जिला अदालत में कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दी गई है। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। विज का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना को साफ करने का जो वायदा किया था वो 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद पूरा नहीं कर पाए हैं और अपने जो दोष है वो दूसरों के सिर पर मंड रहे हैं। उधर हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह ने भी इस मामले में अरविंद केजरीवाल को घेरा है। राव नरवीर ने आंकड़ों के साथ कहा है कि जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि हरियाणा से जब यमुना का पानी दिल्ली में दाखिल होता है तो उसमें ऑक्सीजन पूरी है और पानी बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा कि वही पानी जब दिल्ली से होकर आगे फिर से हरियाणा के बॉर्डर पर पहुंचता है तो वो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 0 सामने आती है। बहरहाल तय है कि इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार अब इस मामले में एक्शन के मोड में आ गई है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायत सोनीपत जिला अदालत में दी गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच में यमुना नदी के पानी को लेकर सियासत पूरी तरीके से चरम पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो पानी दिल्ली में आ रहा है वो जहरीला है। इसके बाद से बीजेपी लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और आतिशी पर हमलावर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और आज हमने देखा कि किस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पल्ला गांव पर पहुंचते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने यमुना नदी में उतरकर पानी का आचमन जो है किया और बताया कि किस तरीके से हरियाणा की तरफ से जो पानी आ रहा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जो सैंपल लिए गए थे उसमें ये पानी जो है वो ठीक देखने को मिलता हुआ नजर आया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि केंद्र सरकार की तरफ से जो एक बड़ा फंड अलॉट किया गया था दिल्ली में यमुना सफाई के लिए दिल्ली सरकार को, उसका क्या हुआ, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल कोई बात जो है करते हुए जो है नहीं नजर आते। ऐसे में अब देख रहे कि लगातार दिल्ली के इस मसले को लेकर जो राजनीति है वो पूरी तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। आज जैसे ही ये खबर आती है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे, यमुना नदी पर किनारे निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे, तो आतिशी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि उनको भी साथ लेकर चलिए और ताकि जो पानी है उसमें पूरी तरीके से स्पष्ट होता हुआ नजर आए कि कितना जो अमोनिया का लेवल है वो बढ़ा हुआ है। हालांकि उसका जवाब भी हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से तुरंत दिया गया और उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से निमंत्रण जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को दिया गया कि आप जो है आइए और देखते हैं कि किस तरीके से जो हरियाणा से आने वाला पानी है वो साफ है या नहीं है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री तो पहुंचते हुए नजर आए, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी वहां पर पहुंचती हुई जो है नहीं नजर आए। ऐसे में अब आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, चुनाव प्रचार का अंतिम दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और हर ऐसा मसला जो कि दिल्ली और हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है या फिर कहें कि दिल्ली से राजनीति से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यमुनानगर के आदबद्री पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने सरस्वती उद्गम स्थल पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 29 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि नदियां हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर है।
उन्होंने कहा कि हमारे देश की पहचान नदियों से होती है। उन्होंने कहा कि हम लोग नदियों का आचमन करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं। उन्होंने कहा कि गंगा, जमुना, सरस्वती में सरस्वती का उद्गम स्थल हरियाणा के आदि बद्री क्षेत्र में है और यह भी एक बहुत ही पौराणिक महत्ता का इलाका है। उन्होंने कहा कि लगभग 1600 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर सरस्वती नदी यमुनानगर के आदि बद्री से शुरू होकर हरियाणा के विभिन्न जिलों से अरब सागर में जाकर गुजरात से आगे मिलती है। वहीं उन्होंने इस अवसर पर विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नदियां हमारी पहचान है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो नदियों को गलत संज्ञा देते हैं क्योंकि उन्हें शायद हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बहुत से लोग तो राम की होंद को भी नकारते हैं और उन्हें हमारी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान नहीं है। इस कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा और पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी उपस्थित रहे। पानीपत में एक दोस्त ही निकला दोस्त का हत्यारा। बता दें कि गांव गढ़ी सिकंदरपुर का एक युवक अपने दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रहा था। शराब के नशे में दूसरे दोस्त ने इको गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं मामले का खुलासा तब हुआ जब एक दोस्त ने घर पर जाकर इसकी सूचना दी। वहीं एक हफ्ते के बाद हत्या के मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस द्वारा परिजनों के बयान पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने बंद किया कैश चालान का भुगतान। गुरुग्राम पुलिस ने 250 पेटीएम क्यूआर कोड लगाए। वहीं साथ ही साथ गुरुग्राम की पुलिस चौकी, सभी थाने और जो ट्रैफिक चालान के जो बूथ हैं उन पर ये पेटीएम के क्यूआर कोड लगाए गए हैं। और ऐसे में गुरुग्राम जो है वो हरियाणा का पहला जिला बना है जहां पर डिजिटल माध्यम से चालान का भुगतान जो है वो किया जाएगा। वहीं गुरुग्राम के डीसीपी ने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि डिजिटल माध्यम से ही अपने चालान का भुगतान करें और जो भी अधिकारी, चालान अधिकारी कैश में पैसे मांगता है चालान के, उसकी शिकायत जो है वो दर्ज कराएं। एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो पुलिस द्वारा जारी किया है, उसी पर उस अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। और ऐसे में अब इस क्यूआर कोड के लगने के बाद लोगों को जरूर इससे राहत मिलेगी। विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक्साइज विभाग के ईटीओ को 1,60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उसके कार्यालय से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि शिकायतकर्ता ऋषि पाल के द्वारा एक शिकायत की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि ईटीओ उसकी जमीन अटैच करने का दबाव देते हुए उसे 8 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। और शिकायतकर्ता के द्वारा यह भी आरोप लगाए गए थे कि कुछ राशि आरोपी के द्वारा शिकायतकर्ता से पहले ही ले ली गई थी और बाकी राशि देने के लिए आज बुलाया गया था। और जैसे ही कार्यालय में शिकायतकर्ता के द्वारा आरोपी को वो 1,60,000 रुपए की अमाउंट सौंपी गई, तभी विजिलेंस विभाग ने उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। कैथल से जनता टीवी के लिए। शहर के वार्ड नंबर 14 स्थित रामनगर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मामला रामनगर का है जहां हरीश 25 वर्षीय युवक ने अल सुबह छत के ऊपर कुंडी से चुन्नी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। परिजनों की एक माने तो आपस में पारिवारिक झगड़े के चलते हरीश ने यह कदम उठाया था। हरीश की शादी करीब 11 माह पूर्व कुरुक्षेत्र की एक लड़की के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति पत्नी में आपस में झगड़ा चला आ रहा था। बताया जा रहा है कि नवविवाहिता विदेश में जाने की जिद कर रही थी, जिसको लेकर पूरे परिजन परेशान थे और कई बार उनका झगड़ा भी हुआ और पंचायतें भी हुई। 2 दिन पूर्व भी हरीश व उसकी पत्नी में काफी झगड़ा हुआ, जिसको लेकर दोनों पति पत्नी में आपस में मारपीट भी हुई थी और उसको लेकर ही हरीश काफी तनाव में चला आ रहा था। आज सुबह करीब 3:30 बजे हरीश ने अपने कमरे के बाहर बरामदे में कुंडी में चुन्नी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई और सबका पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भिजवा दिया है। घरौंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक। आज एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। दरअसल जानकारी के मुताबिक बता दें कि एक 28 वर्षीय युवक अपने घर से
बाहर टहलने के लिए निकला था। जब वो जींद की दिल्ली पटियाला जो रेलवे ट्रैक है उसको पार कर रहा था तो एक सामने से अचानक से तेज रफ्तार से जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है वो गाड़ी आई और उसकी चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। और उसके बाद से जो आमजन है उन्होंने परिजनों को घटना के बारे में बताया। जब परिजन मौके पर पहुंचे थे वहां पर जाकर देखा कि जो उनका जो परिवार का सदस्य है वो वहां पर गंभीर रूप से जो घायल था वो वहां पर पड़ा हुआ था। उसके बाद से परिजनों ने उसको जींद के सरकारी अस्पताल में पहुंचाने का काम किया, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। और परिवार के मुताबिक बता दें कि जो 28 वर्षीय दीपक है वो परिवार में सबसे बड़ा ही भाई था। उसके परिवार की बात की जाए तो उसके माता पिता से अलग 2 भाई थे और वो घर का काम ही करता था और जो पढ़ाई है वो डिस्टेंस से करा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये घटना घटी है उससे जो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो काफी इसकी घटना के बारे में दुख जता रहे हैं कि कैसे एक 28 वर्षीय युवक है वो एक रेलवे ट्रैक को पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया और हंसता खेलता जो परिवार था उसमें जो दुखों का पहाड़ टूट गया। और जो परिवार है उन्होंने पुलिस को अपनी रिपोर्ट लिखा दी है और पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ डिवीजन कार्यालय में आज सीएम फ्लाइंग की रेड रही। आपको बता दें सीएम फ्लाइंग की टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी और उसके आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने जो है वो छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना इस बात की प्राप्त हुई थी कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ डिवीजन कार्यालय में फर्जी तरीके से लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। उसी की जांच को लेकर सुबह से ही सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार कई घंटे से जांच में जुटी हुई है। हर फाइल को जो है वो खंगाला जा रहा है। पूरा मामला 2022 का बताया जा रहा है, जिसमें 2022 के साल में जो है वो फर्जी लाइसेंस बनाए गए थे। और इसी बात की कार्रवाई को लेकर अभी तक जो है वो करीब 4 बज चुके हैं और अभी तक जो है वो सुबह से ही 11 बजे से और 4 बजे तक जो है वो कार्रवाई अभी भी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि अभी जो है वो कुछ फाइलों को निकाला जा रहा है। हालांकि अभी तक तथ्यों तक नहीं पहुंचा जा सकता, परंतु जो है वो शिकायत के आधार पर जिस तरह की कार्रवाई चल रही है तो कुछ ना कुछ जरूर मिलने के आसार हैं। देखना ये होगा कि इस सीएम फ्लाइंग की जांच में आखिर क्या कुछ निकल के आता है। क्या 2022 में वाकई में ही फर्जी लाइसेंस बनाए गए थे या फिर नहीं। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।